पैसिव इन्वेस्टिंग इंडिया में थोड़ा पॉपुलर होने लग गया है और ईटीएफ वो जरिया बन गया है लोगों के लिए पैसिवली इन्वेस्ट करने का। इंडिया में भी इकोनॉमीज इमर्ज हो रही हैं, नई नई कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, नए नए थीम्स आइडियाज आ रहे हैं। वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं आपको ईटीएफ ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकता है और यही कारण है कि इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इनोवेशन के लिए भी ईटीएफ्स को एज ए सैटेलाइट स्ट्रेटजी भी अपने पोर्टफोलियो में यूज़ करते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे ग्लोबल मार्केट। जब आपको रिटर्न डिजायर्ड रिटर्न नहीं मिल रहा तो आप प्लान बी पे मूव करते हो। प्लान बी कैन बी ईटीएफ। सब जगह ये फिनोमिना है। यूएस में तो देयर वाज अ टाइम व्हेन पैसिव फंड्स का आईओएम एक्टिव से ज्यादा था। ओके, देयर वाज अ टाइम। हम हमेशा की बात बोलते हैं, ऑलवेज लुक एक्टिव एंड पैसिव एज अ कॉम्बिनेशन। बिकॉज आपको क्या देखना है, आपको एक्टिव पैसिव नहीं देखना है, आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है। मुझे पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए, पोर्टफोलियो में मेरा रिटर्न कैसे अच्छा बन सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हैं उमेश कुमार। ये मिरेई एसेट के ईटीएफ के नेशनल सेल्स हेड है। तो इनके साथ हम ईटीएफ के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ईटीएफ के बारे में छोटी से छोटी चीज जो हमको जाननी चाहिए वो जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यों ईटीएफ इन्वेस्टिंग इंडिया में इतनी पॉपुलर होती जा रही है और इसका आगे का रोड मैप क्या है। सो विद दिस आई वेलकम यू उमेश। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू कुणाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो टू बिगिन विद, सबसे पहला क्वेश्चन सभी के मन में जो आता है कि ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड से अलग कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ईटीएफ का रुझान बढ़ रहा है और इन्वेस्टर्स काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी एक्साइटेड है और होना भी चाहिए बिकॉज थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट है देन नॉर्मल म्यूचुअल फंड। ट्रेडिशनली इंडिया में हम लोग जिस एरा से आते हैं, हम आते हैं फ्रॉम एफडी बैकग्राउंड, जहाँ हमारे जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी हैं वो पुराने लोग जो हैं वो एफडी से शुरू हुए, देन पोस्ट ऑफिस, उसके बाद धीरे धीरे उस बैकग्राउंड से आने के बाद जब आप ईटीएफ की बात करते हो बहुत ही एक नया कंसेप्ट हो जाता है। और यही कारण है कि इंडिया थोड़ा सा पीछे है देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ईटीएफ। सो जस्ट टू पुट इट फॉरवर्ड, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में डिफरेंस है और अगर मैं समिट अप करूं फॉर 3-4 पॉइंटर्स, सबसे पहला जो फर्क आता है वो आता है कि इन्वेस्टमेंट का जो स्टाइल होता है। म्यूचुअल फंड में हमने क्या देखा, म्यूचुअल फंड में हमारा एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम होता है अंडरलाइंग बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना, बीट द मार्केट को बीट करना। उसके लिए फंड मैनेजर्स कॉल लेता है, एक्टिव कॉल्स होती हैं, स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है, डीसेलेक्ट करता है। कभी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज आ गई है तो अकॉर्डिंगली वो अपना कॉल लेता है। मोस्ट ऑफ टाइम कॉल सही होती हैं बट कभी कॉल गलत भी पड़ती हैं। पैसिव में या ईटीएफ में ऐसा नहीं होता बिकॉज एज अ नेम सजेस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो एक ऐसा फंड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है और जितने भी ईटीएफ्स होते हैं उसको लॉन्च करने के लिए आपको एक इंडेक्स होना बहुत जरूरी है उसके लिए। सो इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, इंडेक्स एक रूल बेस्ड एक मेथड है जिसके बेसिस पे आपने स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया है और उस स्टॉक्स को आप उसी मेथड के बेसिस पे, उसी रूल के बेसिस पे खरीदते बेचते हो। तो उसमें कोई एक्टिव कॉल रह नहीं जाता है बिकॉज आपको पहले से पता है कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है और फिर आप टिल द लाइफ ऑफ दैट इंडेक्स आप उस रूल को स्टिक करते हो। तो मतलब आपके पास स्कोप नहीं है कि आप विद इन टाइम पीरियड और कोई ऐसा ऑल ऑफ अ सडन कोई न्यूज आ जाता है तो यू कैन नॉट चेंज इट। तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत डिफरेंट है, वहां पे एक्टिवली फंड मैनेजर कॉल लेता है, ईटीएफ में एक्टिव कॉल्स नहीं होते हैं। दूसरा फर्क जो होता है वो होता है कॉस्ट का। अमूमन हमने देखा है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स का कॉस्ट जो है वो एक रेंज में वेरी करता है, मतलब 50-60 बेसिस पॉइंट से लेकर के 2-2.5% तक जाता है अगर कोई नया फंड है तो। वहीं अगर आप एक ईटीएफ की बात करो, बिकॉज यहाँ पे फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है, आप इंडेक्स को फॉलो करते हो, इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हो, तो आपको मतलब निफ्टी 50 जैसा प्रोडक्ट आपको एज लो एज 4 बेसिस पॉइंट में मिलता है। 0.04। अब 0.04 वर्सेज अगर मैं से 70 पैसा भी लूं ऑन एन एवरेज तो 70 में आपको 66 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ता है, जो जब आप इसको कंपाउंडिंग करते हो, सीएजीआर में जाते हो, लॉन्गर यूज स्टे, दैट बिकम्स अ बिगर चंक ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो दूसरा हो गया आप कॉस्ट। तीसरा जो इसका कारण है वो है परफॉर्मेंस। अब इंडिया कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे हमने देखा है कि अंडरलाइंग बेंचमार्क को बीट करना बहुत ईजी रहा है इंडिया में, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इंडिया में अल्फा है और अल्फा रहा है। हमको हमारे पोर्टफोलियोज में काफी अच्छे रिटर्न्स हमने देखे हैं लेटली, लेकिन धीरे धीरे अब वो कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स में कम हो रहे हैं। फंड मैनेजर्स हैं जो उस लेवल का परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन दैट आई विल एक्सप्लेन। तो वो एक कहीं ना कहीं हो गया है कि जब आप मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे हो तो पीपल आर लुकिंग फॉर अ वेज कि क्या मैं मार्केट को मीट कर सकता हूँ या क्या मुझे मार्केट का रिटर्न मिल सकता है कि।
तो आपको ईटीएफ वो एक श्योरिटी देता है कि कुछ हो ना हो आपको मार्केट का रिटर्न तो मिल ही जाएगा, बिकॉज उसमें कोई एक्टिव कॉल नहीं है। करेक्ट। और चौथा हो जाता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, जैसे कि सपोज फंड मैनेजर्स के कॉल्स होते हैं जो जैसा मैंने बोला ट्रेडिशनली बहुत अच्छे रहे हैं, एंड होपफुली आगे भी पॉकेट्स में आज भी फंड मैनेजर्स काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि वो कॉल लिया हुआ एक पर्टिकुलर स्टॉक पे कॉल लिया हुआ गलत पड़ जाता है। वो कई बार बायसेस की वजह से होता है, कई बार आपके फंड मैनेजर के अपने कॉल्स होते हैं और ही और शी लाइक्स दैट पर्टिकुलर कंपनी, वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है ईटीएफ में। बिकॉज जब कोई बायसनेस नहीं है, क्योंकि सब कुछ रूल बेस्ड है, सब कुछ डेटा है, तो आपको वो बायसनेस कहीं दिखती नहीं। तो वो एक और कारण है जिसकी वजह से ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस। और सबसे बड़ा फर्क ऑब्वियसली ईटीएफ लिस्टेड होते हैं तो आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ऑल्सो, जहीं एमएफ में आपको शाम को डे एंड एनएवी का वेट करना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट मुझे सिर्फ ईटीएफ के लिए चाहिए, मुझे म्यूचुअल फंड्स के लिए डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए? आजकल नहीं। देखिए उसमें क्या है, फंड इन्वेस्टर के पास चॉइस है, अगर वो चाहे तो म्यूचुअल फंड्स को भी डीमैट कर सकता है। ओके। बट ईटीएफ के लिए डीमैट नेसेसरी है, म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट नेसेसरी नहीं है, वो चॉइस है। वो चॉइस है, यहाँ पे आपका कंपल्सन है। और सर कब से ऐसा होने लगा है कि पैसिव इन्वेस्टिंग इंडिया में थोड़ा पॉपुलर होने लग गया है और ईटीएफ वो जरिया बन गया है लोगों के लिए पैसिवली इन्वेस्ट करने का? इसके ना 2-4 कारण है। जैसे सबसे बड़ा कारण क्या है कि ईटीएफ, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ट्रेडिशनली हम लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एफडी सब कुछ करके आए हैं, हमने वहाँ पे रिटर्न्स ठीक ठाक मिले हैं। हमें बेंचमार्क बीट जब तक हुआ तब तक सब ठीक था, तब कोई एक्सपेंस रेशियो पे कोई डिस्कशन नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे आपको रिटर्न आना कम होता है तो कहीं ना कहीं आप एज एन इन्वेस्टर आपको वरी होना शुरू होता है कि मैं सही कॉल ले रहा हूँ, क्या मुझे कुछ और ऑप्शंस ऐड करने चाहिए आप अपने पोर्टफोलियो में। आई थिंक वहां पे ये ईटीएफ का जो आप कह लीजिए कि पोर्टफोलियोज के अंदर जो इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है वो वहां से शुरू हुआ है, चाहे इंडिया हो चाहे ग्लोबल मार्केट। जब आपको डिजायर्ड रिटर्न नहीं मिलता है तो आप प्लान बी पे मूव करते हो। प्लान बी कैन बी ईटीएफ इन इंडिया ऑल्सो। तो वहां पे सबसे बड़ा कारण रहा है अंडर परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ी है। दूसरा रीजन क्या रहा है कि कॉस्ट, जो मैंने बोला। तीसरा और इम्पोर्टेंट रीजन ये भी रहा है कि अभी लेटली क्या हुआ है कि हमने नोटिस किया है कि जितनी भी एक्टिव फंड्स हैं ना, कैटेगराइजेशन इज देयर। तो हर कैटेगरी में एक फंड हो सकता है एक एएमसी के पास, और कैटेगरीज भी प्री डिफाइंड है। तो एक्टिव साइड में म्यूचुअल फंड में मुझे एज ए इन्वेस्टर पता है कि ये कैटेगरीज है और ये फंड आ सकते हैं। बट पैसिव में आपके पास पूरा यूनिवर्स है, कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है। तो आप जो चाहे वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इकोनॉमीज आर इमर्जिंग, इंडिया में भी इकोनॉमीज इमर्ज हो रही है, नई नई कंपनीज लिस्ट हो रही है, नए नए थीम्स आइडियाज आ रहे हैं। वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं आपको ईटीएफ ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकता है। और यही कारण है कि इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इनोवेशन के लिए भी ईटीएफ्स को एज ए सैटेलाइट स्ट्रेटजी भी अपने पोर्टफोलियो में यूज कर रहे हैं। बीच में 2-3 साल पहले देखा गया था कि फैंग यूएस में बहुत पॉपुलर हुआ था, फेस जो सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसका एक एक्रोनिम बना था, तो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते थे लोग। तो इंडिया में उसके भी ईटीएफ्स आए थे और बहुत अच्छे पिकअप भी हुए थे। तो आप वही कहना चाह रहे हो कि वो एक्स्ट्रा अल्फा शायद थोड़ा सा वहां से जनरेट होने लग जाता है पोर्टफोलियो में, वो फ्लेवर में ऐड हो जाता है? हाँ देखिए, कई बार कहते हैं अल्फा खैर है ही है, अल्फा है, बट कई बार कहते हैं फोमो भी होता है। राइट। कि आपको लगता है कि अरे ग्लोबल मार्केट बढ़ गया, ये कंपनी अच्छा कर रही है, ये थीम बहुत अच्छा कर रही है, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं। तो वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एड्रेस हो सकता है कि आपको आपके पोर्टफोलियो में कोई यूनिक थीम है, अपकमिंग थीम आपने ऐड कर ली, तो वो आपको ऐड कर। दूसरा एक प्लस पॉइंट और है जो मैं भूल गया, गवर्नमेंट पुश। राइट, गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग ETFs टू सो दैट इन्वेस्टर्स जो है वो भी उसको ऐड करें। आज जो हमारा जो भी साइज है इंडिया में 8 लाख करोड़ के ऊपर का साइज, 8.27 लाख करोड़ एज पर एमपी डेटा एज ऑन 31 अक्टूबर, मेजोरिटी काफी पैसा उसमें ईपीएफओ का है। ओके। तो गवर्नमेंट पुश अपने आप में काफी बड़ा है, जो 2013 के बजट का जो स्पीच था वहां से शुरू हुआ, जब पहली बार गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि ईपीएफओ पेंशन फंड जो है वो ईटीएफ का रूट ले सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम ईटीएफ रूट से लाए, जिसके रिजल्ट सीपीएससी ईटीएफ जैसे प्रोडक्ट्स आप आज देख पा रहे हैं। तो इट्स अ मिक्स कॉम्बिनेशन, गवर्नमेंट का पुश भी है, प्रोडक्ट में भी स्ट्रेंथ है, इनोवेशन है, कॉस्ट है, इस वजह से मुझे लगता है ईटीएफ बढ़ रहा है। तो इंडिया में लगभग ईटीएफ का हिस्ट्री 11 साल का रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ मतलब कह सकते हैं 2002 में पहला ईटीएफ आया था। जो इक्विटी निफ्टी 50 पे बेस्ड ईटीएफ था।
तो वहां से लेकर के अभी तक आप कह पुश सकते हैं पुश गवर्नमेंट को पुश दिए 11 साल हुए 2013 गवर्नमेंट को पुश दिए 11 ओके साल तो एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या रहा है ईटीएफ का इंडिया देखिए में? अगर मैं ग्लोबली बात करूं हम्म, तो ग्लोबली सबसे पहला ईटीएफ जो लॉन्च हुआ था वो कनाडा में हुआ था 1990s में, और उसके बाद 1993 में पहला यूएस का ईटीएफ लॉन्च हुआ जो S&P 500 पे ओके बेस्ड था। एंड वहां से फिर धीरे धीरे ये शुरू होने के बाद हर साल 10 साल में नई नई चीजें ऐड होती गई। 2000 से लेकर के 2010 के बीच में काफी इनोवेटिव थीम्स ऐड हुई, ईएसजी ऐड हुआ, बाकी थीम्स आई। 2010 के बाद हमने देखा कि क्रिप्टो जैसे थीम्स पे भी, 2020 के बाद क्रिप्टो जैसे थीम्स पे भी बात शुरू हुआ। तो ग्लोबली ये स्टोरी है। इंडिया के अंदर 2002 में पहला निफ्टी बेस्ड ईटीएफ आया था, उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2004 में पहला लिक्विड बेस्ड ईटीएफ आया, और 2008 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब थोड़ा गोल्ड का डिमांड बढ़ने लगा। ओके और 2008 से लेकर के 2014 के बीच में हमने देखा है कि बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में ओके पार्क कर दिया। क्योंकि एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जो गोल्ड फंड में भी आप पैसा डालते हैं तो वो एज पर रेगुलेशन गोल्ड ईटीएफ में ही जाएगा। ओके आप गोल्ड फिजिकल नहीं खरीद सकते, तो गोल्ड फंड और फंड ऑफ फंड्स भी ईटीएफ में डालते हैं। तो किसी ने उस टाइम गोल्ड फंड भी लिया तो अल्टीमेटली ईटीएफ बना और वो ईटीएफ फिर गोल्ड लेके बैक कर देता बैक कर देता। तो अभी जैसे देयर वाज अ टाइम जब 50% ऑफ ओवरऑल ईटीएफ एयूएम वाज पार्क्ड इन गोल्ड ओके ड्यूरिंग दैट टाइम जो मैं बात कर रहा हूं। तो वहां से थोड़ा सा उसका शुरू हुआ। फिर 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने पुश शुरू किया। 2013 से लेकर के 2014 के अंदर शुरू हुआ। 2015 के बाद जब एक्चुअली ईपीएफओ ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसके बाद से धीरे धीरे दिस स्पीड इज ग्रोइंग अप। एंड नाउ काफी यूनिक थीम्स हैं, काफी नए आइडियाज हैं। आज की डेट में 232 ईटीएफ्स एज पर एमफी डेटा ऑलरेडी आर देयर, और इन्वेस्टर्स का जो एक्सपीरियंस है विच इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। चाहे आप, क्योंकि इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस से किससे बात करते हो, आप बात करोगे कि मार्केट में वॉल्यूम्स कैसे हैं। वॉल्यूम्स ग्रो कर रहे हैं। पिछले एक साल में 1400 करोड़ का पर डे का ट्रेड है, पर डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है एज पर डेटा बाय एनएससी। सो डेटा बढ़ रहा है, इन्वेस्टर बढ़ रहा है। 17 करोड़ डीमेट अकाउंट्स, तो वो 17 करोड़ डीमेट अकाउंट्स में अगर मैं कुछ परसेंट, और अभी तो हम कुछ 2 करोड़ के ऊपर फोलियोस की बात कर रहे हैं, अगर मैं एक्चुअल डेटा बात करूं तो 2 करोड़ 35 लाख इन्वेस्टर्स हैं जो एज पर एमफी आज ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं कंपेयर करूं, आई अज्यूम 2 करोड़ में बहुत से मल्टीपल भी होंगे, एक इन्वेस्टर ने 3 जगह इन्वेस्ट कर रखा होगा, लेकिन मेरे पास जो यूनिवर्स है वो 17 करोड़ डीमेट्स है। तो अगर 17 करोड़ वर्सेस अगर मैं इसको 2 करोड़ भी लूं तो देयर इज अ ह्यूज गैप, ह्यूज स्कोप टू बी। सो आई थिंक आप देखिएगा बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे और ये चीज बढ़ेगी। आई थिंक ईटीएफ में एक और एडवांटेज हो जाता है, जैसे इलेक्शन का एग्जिट पोल डे था और रिजल्ट डे था, तो इतना ज्यादा मूवमेंट आया तो शायद म्यूचुअल फंड में मूवमेंट्स कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ईटीएफ के जरिए, केवल निफ्टी के ईटीएफ में भी हम लेते एग्जाम्पल, या फिर कोई और इंडेक्स का लेते, तो इट बिकम्स इजियर कि वो हम इजीली अर्न कर सकते हैं उतना रिटर्न। जी, वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है एक्चुअली। अगर आप किसी भी मार्केट में जाएं, चाहे इंडिया जैसा मार्केट जो लिटिल मोर वॉलेटाइल देन अ डेवलप्ड मार्केट, तो वहां पे आपको ईटीएफ वो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि आप ड्यूरिंग द डे भी आप अपना स्टॉक, सपोज मार्केट डाउन बाय 4%, ऐसे बहुत से टाइम हमने देखा मार्केट, अगर आप जैसे आप 4 जून की बात करें, 4 जून को दिन भर में मार्केट एज लो एज निफ्टी 8% डाउन गया। करेक्ट। उसके बाद रिकवर हुआ। तो अगर किसी ने कैप्चर करना, 8% का कैप्चर करना हो मार्केट लोअर लेवल, तो ईटीएफ इज द बेस्ट रूट। बिकॉज अगर उस दिन किसी ने म्यूचुअल फंड में लगाया हो तो आपको डे एंड का एनवी मिला है, वो कुछ भी हो सकता है। नॉट श्योर कि वो 8% भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। और फिर अगर आपको कभी लग जाता है कि मार्केट ड्यूरिंग द डे बढ़ गया और आप एक डिसेंट टाइम पीरियड के साथ ऑलरेडी स्टे कर रहे हो और आपको लगता है कि आपने जो जिस गोल के साथ आए थे वो अचीव हो गया, तो आप ड्यूरिंग द डे बेच के यू कैन एग्जिट आल्सो। करेक्ट। सो वो एक बहुत बड़ा आई वुड से गेम चेंजर है। और जैसे यूएस में हम बहुत बार ये डेटा देखते हैं कि जो एक्टिव फंड मैनेजर्स है, चाहे पोर्टफोलियो मैनेजर्स है या फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है, तो उनके लिए आउट परफॉर्म करना और ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो आज से अगर 10 साल पहले की कोई रिपोर्ट पढ़ूं तो उसमें आता था कि एक XYZ परसेंटेज नहीं कर पा रहा आउट परफॉर्म। अभी की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो वो नंबर बढ़ा ही है। तो आपको क्या लगता है कितने समय में ये ट्रेंड इंडिया में भी आ जाएगा, जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस का नंबर, आउट परफॉर्मेंस नहीं होने का नंबर आधा 80-90% तक चले जाएगा और लोग फिर पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ और ज्यादा इंक्लाइन हो जाएंगे? अगर मैं 2024 का देखिए, अगर मैं 2024 का पहला 6 माही देखूं, शुरू के 6 महीने थोड़ा डिफिकल्ट रहा है।
फंड मैनेजर्स के लिए टू आउट परफॉर्म द मार्केट, टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क्स। और ये इंडिया में नहीं, अक्रॉस रहा है। Right. मतलब आप चाहे यूएस ले लें, कनाडा ले लें, जापान ले लें, सब जगह सिमिलर काइंड ऑफ है। इंडिया का डेटा देखूं तो मिड 2024 में जो स्पीवा रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से अराउंड 77% लार्ज कैप फंड्स ऐसे हैं जो निफ्टी 50 या अपना बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कहीं ना कहीं कि, और इसमें किसी की गलती नहीं कहूंगा मैं, बिकॉज क्या होता है ना, जब ये इनएफिशिएंसी या ये अंडर परफॉर्मेंस क्यों आती है, क्योंकि मार्केट आर बिकमिंग एफिशिएंट। करेक्ट। और मार्केट एफिशिएंट कब बनता है, जब आपके पास मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट होते हैं। आज के 5 साल पहले नंबर ऑफ पीपल यूज्ड टू ट्रेड और आज नंबर ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग, देयर इज अ गैप। द वे इंफॉर्मेशन यूज्ड टू फ्लो टू अ पर्सन सिटिंग इन अ बी सी ग्रेड सिटी और टू मुंबई was lag, there was a lag, right? आज जितना जल्दी इंफॉर्मेशन यहाँ बॉम्बे में बैठे एक इन्वेस्टर को आता है, उतना ही जल्दी किसी से रूरल में बैठे किसी इन्वेस्टर को भी जाता है। Correct. तो इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ ट्रेडर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड। तो कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी या जो प्राइस डिस्कवरी की जो आप बात करते हो, वो आपको उतना किकर नहीं मिलता है। दैट इज ऑल्सो कैन बी रीजन। तो आप हिस्ट्री देखिए, जितने भी डेवलप मार्केट है सब जगह ये फिनोमिना है। यूएस में तो देयर वाज अ टाइम व्हेन पैसिव फंड्स का AUM एक्टिव से ज्यादा था। ओके, देयर वाज अ टाइम। सो आई एम सेइंग, और अभी वापस रिवर्स हो रहा है। धीरे धीरे एक्टिव फंड्स आर कमिंग बैक व्हेन पैसिव हैव टेकन देयर स्टेज, बट नॉट दैट वे। तो आई एम सेइंग बोथ साइड्स, इट्स अ बैलेंस। एंड इसीलिए हम जब भी किसी को बोलते हैं, हम हमेशा की बात बोलते हैं, ऑलवेज लुक एक्टिव एंड पैसिव एज अ कॉम्बिनेशन। बिकॉज आपको क्या देखना है, आपको एक्टिव पैसिव नहीं देखना है, आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है। मुझे पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए, पोर्टफोलियो में मेरा रिटर्न कैसे अच्छा बन सकता है, वो एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशन। वर्सेस वाला तो बात है ही नहीं। वर्सेस तो मैं आई कंप्लीटली रूल आउट। मुझे लगता है कि ये वर्सेस वाला डिबेट ही गलत है। इट शुड बी प्लस। आई एम वेरी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आप ETF और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में और जानना और सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि हमने गजेंद्र कोठारी सर के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पे एक फ्री कोर्स बनाया है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड के बेसिक्स, म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजीज, म्यूचुअल फंड्स कैसे और कब सिलेक्ट करे, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, कैसे म्यूचुअल फंड्स की थीम्स को सिलेक्ट करे, उन सभी चीज़ों को कवर किया है। एंड एट द वेरी सेम टाइम हमें लगता था कि गजेंद्र कोठारी सर के साथ ये कोर्स बनाना सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि उन्होंने खुद ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करके 50 से 55 करोड़ का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना लिया है, जो कि करीबन 20 से 22% केगर पे ग्रो कर रहा है। सो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपको सिखाए जो खुद उस इंडस्ट्री को, उस पर्टिकुलर एसेट क्लास को पिछले 15-20 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हो और उसने अपनी खुद की वेल्थ जनरेशन वहां से की हो। तो जैसे ही आप इस वीडियो को फिनिश करते हैं, आप जल्दी से उस कोर्स पे जाइए, फ्री में एनरोल करिए और अपनी म्यूचुअल फंड के नॉलेज को इंक्रीज करें। उमेश सर, हम लोग बहुत बार ये देखते हैं कि मैं ETF लेता ही हूँ कि ताकि मैं निफ्टी को ट्रैक कर पाऊँ। एग्जैक्टली अगर निफ्टी 1.5% मूव किया है तो मैं भी कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करूँ जो भी साथ साथ में 1.5% मूव कर जाए। बट जनरली जितने ETFs अगर मैंने इन्वेस्ट किए या फिर मैं सिर्फ ट्रैक भी करता हूँ तो थोड़ा सा तो डिफरेंस आता है। मतलब बड़े से बड़ा ETF भी अगर मैं देखूँ तो 1.5% निफ्टी मूव कर गया तो ये 1.4 पे रह जाता है या 1.6 हो जाता है। नॉट सेइंग कि अंडर परफॉर्म ही करता है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो ऑन दी अदर हैंड अगर यही सेम चीज़ मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, कोई पैसिव फंड में, पैसिव म्यूचुअल फंड में, तो ये एरर मेरा शायद थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इन दोस केसेस आप क्या कहोगे कि कितने टाइम में ये जो डिफरेंस है वो पूरा खत्म होने लग जाएगा? क्वेश्चन बहुत सही है एक्चुअली आपका। ये लेटली हमने देखा भी है, ये हो भी रहा है, और इसके लिए मैं बोलूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें समझना। देखिए, प्राइस क्या है आपका, जब आप ETF की बात करते हैं तो उसमें एक होता है INAV, विच इज इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू, जो बेसिकली आपका अंडरलाइंग पोर्टफोलियो का एक वेटेड एवरेज निकाल के एक प्राइस आता है, जिससे आपको पता लगता है कि मेरा जो फंड है या ETF है उसका जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो, उसका एक प्राइस इतना होना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड के NAV से ये हाँ, मतलब वो NAV होता है। NAV जब आप बोलते हो उसमें सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। INAV इज लाइक अ विदाउट एक्सपेंस। ओके, उसके ऊपर फिर आप एक्सपेंस उसमें ऐड करते हैं। तो INAV आज की डेट में हर ETF अपनी AMC अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, और आपको NSE की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो आपको INAV का कुछ है। तो क्या होता है, जब भी इट्स लाइक अ डिमांड सप्लाई मोस्ट ऑफ टाइम। हमने देखा है कि जब मार्केट कई बार 1% गिरा और बहुत सारे ETF 0.8 गिरे, 0.9 गिरे, इस माहौल में मार्केट मेकर करके एक एंटिटी है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए आज जैसे मैंने बोला 1400 करोड़ का
रोज का ट्रेडिंग है, 2 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टर्स हैं, तो ये बढ़ेंगे। हम्म, ये बढ़ेंगे तो आपका ट्रेडिंग भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और ऐसे दिन जो 4 जून को हमने देखा, इलेक्शन वाले दिन, रिजल्ट वाले दिन, ऐसे दिन और भी आएंगे, क्योंकि मार्केट इज व्हाट, मार्केट वर्क्स ऑन सेंटिमेंट्स, मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट थिंग्स। तो अगर कोई न्यूज बेस्ड कोई होता है तो इम्पैक्ट पड़ेगा। उस दौरान पे मार्केट मेकर एक टर्म है विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केट मेकर का जॉब क्या होता है? मार्केट मेकर का जॉब है, मैं आपको 2 सिचुएशंस एक्सप्लेन करता हूँ। समझिए कि आप एक इन्वेस्टर हो या कोई ईटीएफ है, उस दिन उस ईटीएफ में बायर्स बहुत सारे हैं, राइट, खरीदना चाह रहे हैं लोग, मार्केट गिरा हुआ है और उसमें कोई सेलर नहीं है, राइट, अगर सेलर नहीं है तो मार्केट मेकर वहां पे का जॉब है कि मेक श्योर करना कि जो इन्वेस्टर्स वहां हैं उनको राइट प्राइस पे, विच इज आईएनएव प्लस कॉस्ट प्लस जो थोड़ा बहुत स्प्रेड, मतलब नियरिंग टू द आईएनएव, वो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करे, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। दूसरी तरफ जब बायर भी बहुत है, सेलर भी बहुत है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस हमेशा आईएनएव के आसपास ही, ऐसा देखा गया आईएनएव के आसपास चलता है। उस केस में मार्केट मेकर उतना एक्टिव नहीं होता है, बट वो मार्केट में विजिलेंट होता है। दूसरी तरफ अगर सेलर्स ज्यादा है, बायर्स नहीं है, तो भी मार्केट मेकर का काम आ जाता है कि वो बाय करे स्क्रीन से, सो दैट प्राइस जो है वो अंडरलाइंग इंडेक्स को रेप्लिकेट करे। जो आपने जो पॉइंट बोला कि इंडेक्स इतना गिरता है और फंड उतना नहीं गिरता है, क्योंकि वहां मार्केट मेकर ने एफिशिएंटली अपना काम नहीं किया, या मार्केट फोर्सेस या वॉल्यूम्स इतने ज्यादा थे कि उसमें मार्केट मेकर्स वर नॉट अवेलेबल, आउट ऑफ मार्केट हो गए, कैश नहीं था, व्हाटएवर इज द रीजन। तो वहां पे ये 2-3 चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर को खुद को भी थोड़ा सा यू कैन से विजिलेंट होना पड़ेगा। जब भी आप ईटीएफ में ट्रेड करें, हमेशा लिमिट ऑर्डर डालें, कभी भी मार्केट ऑर्डर ना डालें, चाहे मार्केट स्टेबल है चाहे मार्केट वोलेटाइल है। उससे क्या होगा, उससे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि कुछ भी होने से आप एक गलत प्राइस पे हिट होने के चांसेस बहुत कम है। अब वो लिमिट प्राइस कैसे डिसाइड करें? आपके पास आईएनएव अवेलेबल है, आईएनएव के आसपास का प्राइस आप देख के यू कैन कैलकुलेट सम काइंड ऑफ एक्सपेंस रेशियो, जो एसटीटी स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो करने के बाद सम पार्ट ऑफ स्प्रेड, यू कैन गेट एन आइडिया। फिर आइडिया डाल के आप उसमें प्राइस करें। जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेगा, जैसे जैसे मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स विल बी पार्ट ऑफ ईटीएफ्स और ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज, उसकी वजह से आप देखिएगा धीरे 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 आई थिंक थोड़े मार्केट मेकर रिलेटेड नॉर्म्स भी थोड़े और ईज होंगे, विच आई बिलीव। तो उससे क्या होगा, मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको ये इतने बड़े इश्यूज जो अभी लेटली हमने देखे वो देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक हमारे केस में, मेरे एसेट के केस में, हम लोग उस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, और हम डे वन से ही कोशिश करते हैं कि मार्केट में कुछ भी सिचुएशन हो, इन्वेस्टर को कभी भी लिक्विडिटी कंसर्न नहीं आना चाहिए। एंड टचवुड वी हैव बीन मैनेजिंग इट वेल, बिकॉज मेरा मार्केट मेकर इज डूइंग इट एफिशिएंटली। सो यू हैव टू बी लिटिल माइंडफुल एज ए इन्वेस्टर कि ध्यान रखें कि कौन फंड है, किस फंड का मार्केट मेकर कौन है, कितना एफिशिएंट है और उसका प्राइस कितना है। तो फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मेरा ओनली, तो यहाँ पे मार्केट मेकर कौन है? एक इंसान है, एक इंस्टीट्यूट, एक बैंक है, एक ब्रोकर है? तो मार्केट मेकर एक थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट होता है, लाइक ब्रोकर होता है, जिसके पास एनएससी या बीएससी जो मार्केट्स है उनका उसमें रजिस्टर होना जरूरी होता है उनके लिए। और ऑब्वियसली मार्केट मेकर्स हैं तो उनके पास थोड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होता है, बिकॉज दे हैव टू बाय फ्रॉम एएमसी एंड सेल टू द एक्सचेंज एंड सेल फ्रॉम एएमसी। अगर मैं बहुत लेमन में एक्सप्लेन करूं तो मार्केट मेकर एक सीएनएफ एजेंट की तरह काम करता है। से अगर आपको चॉकलेट खरीदना है तो आप चॉकलेट खरीदने के लिए क्या करोगे, आप पास के डिपार्टमेंट स्टोर में जाओगे। उस पास के डिपार्टमेंट स्टोर में वो चॉकलेट कहाँ से आया? सीएनएफ एजेंट से आया, बिकॉज फैक्ट्री में जब बनता है तो बीच में एजेंट के पास आता है, सीएनएफ एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं, जो हर स्टेट का होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो आपका डिपार्टमेंट स्टोर है वो एक्सचेंज है, राइट, जहां से आपको कुछ खरीदना, वहां खरीदने गए हो, एक्सचेंज पे वो चीज सीएनएफ जो कि मार्केट मेकर है वो प्रोवाइड करता है। प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी अगर ज्यादा वॉल्यूम्स हो गए तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर उस तरीके से समझे तो मार्केट मेकर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, नॉट इन इंडिया, इवन ग्लोबली ऑल्सो, दो वहां पे मार्केट्स काफी मैच्योर्ड है, बट स्टिल मार्केट मेकर का इंपॉर्टेंस वहां पे बहुत जरूरी है। करेक्ट। एंड आप ईटीएफ को किस नजरिए से देखते हो? इन्वेस्टिंग के प्रोडक्ट के नजरिए से या फिर ट्रेडिंग के नजरिए के प्रोडक्ट से? देखिए, हालांकि ईटीएफ का नेचर है कि आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज इंट्राडे हो सकता है, प्राइस मूवमेंट होता है। मैं पर्सनली ये देखता हूं, आज 232 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ईटीएफ में एज पर एमफी एज ऑन 31 अक्टूबर, और ये बढ़ ही रहे, नंबर ऑफ ईटीएफ्स आर कमिंग अप। सो मुझे एट अ पोर्टफोलियो लेवल आई बिलीव मोस्ट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स शुड बी, और इट इज फ्रॉम ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, इफ द प्रोडक्ट इज सच। हाँ, कभी कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा डे आता है और मैंने एक डिसेंट टाइम मार्केट में निकाल दिया और मैं एक गोल के साथ एंटर हुआ था, और वो गोल अगर एग्जिट मेरा गोल अचीव हो गया है, तो मैं उस टाइम पे मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है, मुझे थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट कुछ इंस्टेंस ऐसे हो जाए जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है
तो उस समय बुक कर लिया है। हाँ जी, प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज क्या होता है ना, अल्टीमेटली जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करोगे वो नॉशनल है, बुक्स में है, जब ततक बैंक अकाउंट में नहीं आता। आपको अपने टैक्स एंगल का भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस, अगर आप आज बुक करते हो तो आपके पे टैक्स इम्प्लीकेशन क्या आएगा, या अगर आपका गोल जिस गोल के साथ एंटर हुए थे वो अचीव हो गया है। डोंट एग्जिट ओनली फॉर अ ब्लिप कि मार्केट भागा, मेरे दोस्त ने निकाला तो मैंने भी निकाला, दैट आई वोंट एडवाइज। थोड़ा सा सोच समझ के जाएंगे तो बेटर। एंड इंडिया में जितने भी ETFs हम देख रहे हैं अभी, आपने जितने भी नंबर ऑफ ETFs बताया, सब पैसिव ETFs है, मतलब वो कोई ना कोई इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के केस में एक्टिव म्यूचुअल फंड भी होते हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो क्या ETFs के केस में ग्लोबली एक्टिव ETF होने की पॉसिबिलिटी होती है? जी बिल्कुल, ग्लोबली आप ETF में बहुत इनोवेशन आ चुका है। जैसे मैंने बोला, क्रिप्टो है, लिवरेज ETF है, इनवर्स ETF है, एक्टिव ETFs काफी पॉपुलर, इवन एक्टिव में भी 2 तरीके के ETF होते हैं, तो हर वो काफी पॉपुलर है ग्लोबली। इंडिया में मुझे लगता है आज तो नहीं, बिकॉज अभी वी आर नॉट परमिटेड इंडिया में, आज तो नहीं, बट अभी हमें अप्रूवल्स नहीं है। बट आई थिंक आई कैन फोरसी कि गोइंग अहेड एक्टिव ETF कैन बी अ रियलिटी इन इंडिया आल्सो, राइट, विद टाइम, अगर if we got permissions and everything can be. तो इसमें अगेन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और एक्टिव ETFs एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, मतलब अगर आप कंपैरिजन करो तो थोड़ा अलग होता है, बिकॉज एक्टिव ETF में क्या होता है, since though it's not here in India, but still I'll explain for understanding of investors or maybe our audience, कि एक्टिव ETF में क्या होता है कि एक्टिव इज व्हाट, बिकॉज आप उसमें आप एनालिस्ट हायर करते हो जिसका जॉब होता है स्टॉक्स को बाय सेल करना, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना, पोर्टफोलियो आपको डेली डिक्लेयर करना होता है। म्यूचुअल फंड के केस में आपको वंस इन अ मंथ करेक्ट करना होता है, और देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स आल्सो, बट हाँ, काइंड ऑफ सिमिलर टू म्यूचुअल फंड बोल सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड। तो अभी जो पैसिव ETFs है उसमें हम लोग मेनली हमारा बीटा एक्सपोजर को ध्यान में रखते हैं कि हाँ पे मेरा मार्केट जितना बीटा मेरे को कैप्चर हो जाए। तो ETFs में सर हमने बहुत बार ऐसे स्मार्ट बीटा ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी सुने हैं, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग कभी समझ नहीं आया, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक बार वो अगर एक्सप्लेन करो। जी बिल्कुल, आई थिंक अभी तो फ्लेवर भी वही है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट। तो स्मार्ट बीटा से पहले बीटा समझते हैं। करेक्ट। बीटा क्या है? बीटा इज बेसिकली द वॉलेटिलिटी ऑफ दैट इंडेक्स और अ स्टॉक एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। लाइक टू गिव एन एग्जांपल, से निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसका बीटा 1 है, और कोई स्टॉक है उसका बीटा, निफ्टी 50 का स्टॉक, उसका बीटा 1.2 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 10% बढ़ा तो वो स्टॉक जो है वो 12% बढ़ेगा, और अगर निफ्टी 10% गिरा तो वो स्टॉक 12% गिरेगा। मतलब हायर द बीटा मोर वॉलेटाइल द स्टॉक। और सिमिलरली जैसे बैंक निफ्टी की बात करो, तो बैंक निफ्टी का बीटा 1.2 है, तो निफ्टी 50 वर्सेस बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी इज ऑलवेज वॉलेटाइल देन निफ्टी 50। तो वो बीटा वहां पे इस तरह से, तो बीटा कैन बी बोथ साइड्स। इन्वेस्टर को हमेशा सोचना, ये समझना चाहिए कि उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, बिकॉज अगर आप हायर बीटा का फंड स्टॉक लेते हो, फंड लेते हो, तो ऑब्वियसली वो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगा, थोड़ा आपका मे बी हो सकता है, यू माइट गेट लिटिल बिट ऑफ वरीड समटाइम्स। तो ये होता है बीटा। अब इसी में ऐड कर देते हैं स्मार्ट बीटा। स्मार्ट बीटा इज बेसिकली नथिंग बट अ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जहां पे हम इंडेक्स को प्री डिफाइंड वे में प्रिपेयर करते हैं, जो रूल ऑफ अ स्टॉक सिलेक्शन आर प्री डिफाइंड, जैसे कि नॉर्मल ETF में होता है। यहाँ पे लेकिन जब स्टॉक सेलेक्ट हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग कुछ फैक्टर्स डालते हैं, जैसे आपका अल्फा, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, लो वॉलेटिलिटी, तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ रीबैलेंसिंग का क्राइटेरिया भी डिफाइन करते हैं। अब ये फर्क, ये डिफरेंट क्यों है? एक्टिव फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर अपनी कॉल लेता है, एंड हमने बहुत बार देखा है कि कोई फंड मैनेजर का स्टाइल ग्रोथ का है, एंड धीरे धीरे बिकॉज ऑफ फंड मैनेजर चेंज और AUM और व्हाटएवर इज द रीजन, वो स्टाइल चेंज हो जाता है, बिकॉज एंड दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव आल्सो, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज टू बीट द बेंचमार्क, समटाइम्स दे हैव टू चेंज द स्टाइल। पैसिव में या स्मार्ट बीटा में स्टाइल बदलेगा नहीं। अगर आपने एक ETF लॉन्च किया या इंडेक्स बनाया जो कि अल्फा पे है, लाइक निफ्टी 200 अल्फा 30 एक इंडेक्स है, अब ये लाइफ टाइम ऑफ दैट इंडेक्स, निफ्टी 200 अल्फा 30 उसी पैरामीटर पे चलेगा जो 30 कंपनीज को सेलेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेनसेन अल्फा, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, तो वो आपको हमेशा वो रहेगा। तो स्मार्ट बीटा इज नथिंग बट बीटिंग द बेंचमार्क, द प्लेन वनीला बेंचमार्क, उसके ऊपर जो आपने नया बेंचमार्क बनाया, जैसे निफ्टी 200 अल्फा 30,
तो निफ्टी 200 इज द मेन बेंचमार्क, जिसपे मैंने एक और इंडेक्स क्रिएट किया विच इज निफ्टी 200 अल्फा 30. नाउ आई विल रेप्लिकेट अल्फा 30, निफ्टी 200 अल्फा 30, बट दिस इंडेक्स विल बीट और आउट परफॉर्म निफ्टी 200. करेक्ट. So kind of, so that's where it gives you activeness within passive. जैसे मोमेंटम का भी जैसे मोमेंटम है जैसे, तो मोमेंटम में आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बेसिस पे, पिछले 6 महीने में स्टॉक का रिटर्न क्या रहा है, उसका रिस्क किस रिस्क पे क्या क्या रिटर्न आया है, उसके बेस पे उसको स्कोरिंग दोगे और फिर आप उसको सेलेक्ट करते हो. तो सिमिलर स्टोरी, इवन आप लो वॉल की बात कर लीजिए, तो लो वॉल में क्या होता है, लोअर वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं. तो वहां पे हम लोग से निफ्टी 100 है, निफ्टी 130 है, तो निफ्टी 100 में से उन 30 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाएगा जिनकी वॉलेटिलिटी कम है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो उसके बेसिस पे ऑब्वियसली आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का वॉलेटिलिटी कम हो जाए. अब नाउ इसमें आप देखिए, मैं एज ए इन्वेस्टर, मेरे पास ऑप्शन है, मुझे अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स चाहिए जो वॉलेटाइल कम हो, तो मैं लो वॉल ETF लूंगा. मुझे ऐसे चाहिए जो बहुत एग्रेसिव है, तो मैं अल्फा लूंगा, अल्फा 30. मुझे ऐसा चाहिए जो मीडियोकर चले, तो मैं मिड एंड स्मॉल कैप में क्वालिटी मोमेंटम लूंगा, या कहीं और जाके क्वालिटी मोमेंटम या वैल्यू का मिक्स लूंगा. तो मेरे पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन आ गए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन बढ़ते जाएंगे. मी एज ए इन्वेस्टर कैन टेक अ कॉल कि मुझे किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, कहाँ मेरा पोर्टफोलियो मिस कर रहा है, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डाल सकता हूँ. तो सर जब भी मुझे एक ETF बनाना है, मान लेते हैं कि मैं एक AMC हूँ, मुझे एक ETF बनाना है, तो हमेशा उस ETF को बैक करने के लिए एक इंडेक्स तो होना ही पड़ेगा इंडिया में एज ऑफ नाउ. दैट इज मस्ट. ओके. देयर आर 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक, किसी भी ETF को लॉन्च करने के लिए उसके साथ इंडेक्स होना बहुत जरूरी है. अगर इंडेक्स नहीं है तो आप ETF लॉन्च नहीं कर सकते. राइट. सेकंड इज दैट इंडेक्स शुड बी रेप्लिकेबल, उसको रेप्लिकेबल होना चाहिए. दूसरा, जब आप ETF लॉन्च करते हो तो एज पर रेगुलेशन यू शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ मार्केट मेकर्स आल्सो टू बी असाइन्ड फॉर दैट ETF, सो दैट दे कैन रन द शो ऑन स्क्रीन एंड मेक श्योर कि इन्वेस्टर को बाय और सेल के टाइम आपको वॉलेटिलिटी ना मिले और सही प्राइस के आसपास का मिले. एक और मिथ है जहां लोग बाग सोचते हैं कि अरे इस तो ETF में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा है. जरूरी नहीं है. आपको 2-3 चीजें और भी देखनी चाहिए कि पास हिस्ट्री इसकी कैसे रही है, वॉलेटाइल मार्केट्स में इस ETF ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या इसने बेंचमार्क को रेप्लिकेट किया है कि नहीं किया है. वहां पे आपको मार्केट मेकर की एफिशिएंसी बहुत दिखती है. सर जैसे हम मार्केट मेकर की बात कर रहे हैं, तो फॉर द ऑडियंस आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि मार्केट मेकर खुद कैसे पैसे कमाता है. सो नाउ तो रूल्स आर इजियर फॉर market makers. So earlier क्या होता था, earlier market maker used to make money from spread which they used to charge from investors, which ranges some basis point here and there. जो जब आप बाय करते हो तो INAV के ऊपर कॉस्ट लगता है, जो फिक्स खर्चा है which is STT, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, उसके ऊपर आपको some kind of spread चार्ज होता है. वो बेसिकली मार्केट मेकर का इनकम होता था. तो मार्केट मेकर स्प्रेड इसलिए भी चार्ज करता है कि नॉट नेसेसरली कि हर ETF को या हर इंडेक्स को आप हेज कर सको. बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो हेजेबल नहीं है, तो वो हेज करने का और हेज को करते भी तो हेजिंग का कॉस्ट भी होता है. तो कहीं ना कहीं मार्केट मेकर वो कॉस्ट भी कवर करने की कोशिश करता है. ETF ग्लोबली इज अ वॉल्यूम गेम. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड में मार्केट मेकर बहुत ज्यादा अर्न करता है. मोर वॉल्यूम दे डू, मोर दे अर्न. Now going ahead, we can foresee that regulator will may allow, and already there that you can pay some amount from a scheme also going ahead. तो market maker earns money in volume. ETF में even, अब आप एक सवाल और आप पूछ सकते हैं या मैं खुद ही आंसर कर देता हूँ. इज दैट कि जैसे मैंने बोला कि आपको निफ्टी 50 4 पैसे में मिलता है, तो अगर 4 पैसे में AMC उसको मैनेज कर रही है, हाउ दे आर मैनेजिंग इट. करेक्ट. So that is where it's a volume game. If you can manage it well and slowly, gradually, investor will show confidence. So automatically, an investor will come in and they will start exploring more and more products. So in ETF globally are cost-effective vehicles. And I think in India also these are going to be more. अभी तो बहुत competition होना. तो भले वो 4 basis point है, लेकिन अगर मेरा उसमें फंड साइज टोटल 10 लाख करोड़ तक पहुंच रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो 4 basis point भी बहुत बड़ा हो जाता है AMC के लिए. करेक्ट. तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी ऐड होते हैं. और जब भी कोई आप फंड नया शुरू करते हो तो थोड़े एक्सपेंसेस हायर साइड में होते ही. करेक्ट. धीरे धीरे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो एक्सपेंसेस कम. करेक्ट. वन लास्ट क्वेश्चन सर, आप जो अभी का ऑडियंस है जिनको इतना पेशेंस नहीं है, या फिर जो चीजें इतने लंबे समय के लिए शायद होल्ड नहीं करना चाहते हैं, क्विक रिटर्न चाहिए, मेरे हिसाब से ETF इन्वेस्टिंग इज वन ऑफ अ वेरी गुड वे along coupled with mutual funds to make very good wealth for the longer term.
आपके ओपिनियन के हिसाब से उनके लिए कुछ राय, कुछ टिप्स कि वो लोग ईटीएफ को कैसे यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का एक मिक्स बेटर करने के लिए? देखिए ईटीएफ, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से वी आर इन अ वेरी गुड टाइम, जहाँ पे हमारे पास अल्फा भी है मार्केट में, एक्टिव फंड मैनेजर्स अच्छा कर रहे हैं, और जहाँ पे हमारे पास पैसिव में अभी नए नए आइडियाज भी आ रहे हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आई एम ऑल्सो, आई वुड से, लकी। सो वी शुड रन इट एज ए मिक्स ऑफ बोथ द स्ट्रेटेजीज, फर्स्ट थंब रूल। सेकेंड इज, अब इन्वेस्टर के ऊपर है कि वो कैसे करना चाहते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स उसको ईटीएफ्स को एज ए कोर स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं, जहाँ पे निफ्टी 50 और मिड कैप और ऐसे जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो ईटीएफ रूट से बाय करते हैं, और बाकी वो एक्टिव फंड मैनेजर से स्टाइल्स में काम करते हैं, थीम्स पे काम करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो ईटीएफ को एज ए सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी यूज करते हैं, जहाँ पे वो कोर अपना जो है वो एक्टिव फंड्स के साथ रखते हैं, और जो थीम्स और न्यू आइडिया, स्मार्ट बीटा जो काम करना है वो आप ईटीएफ के थ्रू रूट करते हैं। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए, और जो मिसिंग पार्ट है आपके पोर्टफोलियो में, look at if you can fill it through passives or ETFs. If you can do it, please go for it, because that's a best product, suitable product will be for your portfolio from a management, risk, cost and return perspective. So you can work out both ways. If you ask me, I'm running it as a satellite portion. Right. So my majority, all my themes, all my smart beta, everything is through ETFs. थैंक यू सो मच उमेश। आई थिंक ईटीएफ के बारे में एंड टू एंड यूट्यूब पे कोई भी पॉडकास्ट अभी अवेलेबल नहीं है। सो फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू सभी को एक वीडियो मिल जाता है गुड 30-40 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन का, जहाँ पे ईटीएफ क्या होता है, कितना इंडिया में आ चुका है, रेगुलेटरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे ग्रो कर रहा है ईटीएफ, कितना ईजी हो चुका है लोगों के लिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करना, बेंचमार्क्स को ट्रैक करना। इस सभी का नॉलेज हमको एक ही वीडियो में कंडेंस होकर मिल गया। थैंक्स टू यू फॉर कमिंग इन एंड रिकॉर्डिंग दिस विद अस फॉर। Thank you, Kunal. Thank you so much.